मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। राजस्थान हाईकोर्ट में सचिन पायलट की याचिका पर आज फिर सुनवाई होगी। कल सुनवाई के दौरान सचिन पायलट ने कहा कि उनके वकीलों ने कहा कि पार्टी के अंदरूनी मामलों में स्पीकर को नोटिस देने का अधिकार नहीं है। सचिन पायलट के वकीलों ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठाना और सरकार गिराना दोनों अलग अलग बातें हैं और केवल मुख्यमंत्री का विरोध करने पर दल बदल कानून लगाए जाना गलत है। जबकि सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि स्पीकर के अधिकार की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। हमारा ये है कि जो पायलट ने पायलट ग्रुप ने जो रिट फाइल करी है उसके अंदर वो संविधान के 10 सूची के सेकंड 1A को ख़त्म करना चाहते हैं, जिसमें कहा है कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर चुनाव जीतने के बाद में अगर वो रिजाइन करता है तो पहले ये अभी कानून ये बना हुआ है उसकी सदस्यता जाएगी वहाँ से। अब वो चाहते हैं ये पॉइंट हट जाए उसके अंदर। अगर ये पॉइंट हटता है तो करप्शन बढ़ेगा, यानी कोई पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद में वो रिजाइन कर देगा तो वो विधायक रह सकता है। वो ये चाहते हैं, इससे हम आए हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कानून बना वो सही है। बाढ़ से जूझते उत्तर बिहार के दरभंगा में तटबंध टूटने से बागमती नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। इससे वो गांव भी बागमती नदी के निशाने पर आ गए जिनके बाढ़ से बचे रहने की उम्मीद थी। यही नहीं, दरभंगा में बागमती नदी का पानी रिकॉर्ड स्तर के नजदीक पहुंच गया, जिससे कई गांव बाढ़ का शिकार हो गए और कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराना भी शुरू हो गया। इनमें दरभंगा का गोपालपुर गांव भी है, जहां बागमती नदी का पानी तटबंध को तोड़ चुका है। जिस तरह से पानी लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में क्या यह गांव बच पाएगा, यह कहना काफी मुश्किल है। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक मंदिर की दीवारों में दरारें नजर आईं। लोगों ने इसे अशुभ बताते हुए बाढ़ को गांव के लिए खतरनाक भी बताया। दावा किया गया कि कई लोग तो बाढ़ आने से पहले ही गांव छोड़कर चले गए। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, यहाँ किसी के प्रवेश पर पाबंदी कर दी जाएगी। सब आदमी को यहाँ से घर छोड़कर भागना पड़ेगा रेलवे लाइन। दरभंगा के पिंडरउच में भी बागमती नदी का कहर देखने को मिला। वहां क्रिकेट के मैदान में कमर से ऊपर तक पानी भर गया। दरभंगा की तरह उत्तर बिहार के दूसरे जिलों में भी बाढ़ ने लोगों को बेबस कर दिया। दक्षिण अमेरिकी देश मैक्सिको से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में भारी हथियारों से लैस लोगों की एक सेना नजर आई, जिसके बारे में दावा किया गया कि ये वहां के बड़े ड्रग्स तस्कर की निजी सेना है। वीडियो में भारी हथियारों से लैस कुछ लोग सैनिकों जैसी वर्दी में दिखाई दिए। यही नहीं, इनके पास सेना में इस्तेमाल होने वाली बख्तरबंद गाड़ियों का भी काफिला नजर आया। कई लड़ाके तो मशीन गन और आधुनिक राइफल से लैस दिखे। हालांकि मैक्सिको की सरकार ने वहां ऐसी किसी सेना की मौजूदगी से इनकार किया और वीडियो की जांच कराने का दावा किया। दिल्ली एम्स में कोरोना वायरस की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल मतलब इंसानों पर परीक्षण शुरू हो गया। जानकारी के मुताबिक पहले चरण में 18 से 55 साल की उम्र के 100 लोगों पर टीके का ट्रायल किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में 12 से 66 साल की उम्र के लोगों पर ट्रायल किया जाएगा। इन सभी लोगों का वैक्सीन के परीक्षण के लिए पूरी तरह से स्वस्थ होना जरूरी है। साथ ही ट्रायल में वो लोग ही शामिल होंगे जिन्हें अब तक कोरोना ना हुआ हो। दिल्ली एम्स के अलावा देश के 12 संस्थानों को भी इस काम के लिए चुना गया है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने जानकारी दी कि हवा में कुछ घंटों तक कोरोना वायरस रहता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इससे बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों को ज्यादा खतरा नहीं है। In symptomatic, you may have some degree of airborne infection because of these virus staying in the air for a longer period. राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर तीखा हमला बोला। राजस्थान में सियासी संकट के बीच सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को निकम्मा बता दिया। गहलोत ने आरोप लगाया कि पायलट पिछले 6 महीने से बीजेपी के साथ मिलकर पार्टी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और पार्टी के लोगों को ही आपस में लड़वा रहे हैं। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में कोरोना के मामले बढ़ने पर फिर नीतीश सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने सरकार को अभी चुनाव के बजाय कोरोना पर काम करने की सलाह दी। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, भगवान भरोसे बिहार में सब कुछ छोड़ दिया है कि नहीं, कोरोना आया है तो खुद ही भागेगा। दिल्ली के अलीपुर इलाके में 2 लोगों पर एक किसान से उसकी कार लूटने की कोशिश करने का आरोप लगा। घटना के दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने आरोपियों को पकड़ लिया और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। पापा का टीम बैठे थे, ये दोनों आए पिस्टल लगा के और पापा को ईंट वगैरह मारी बहुत सारी।
वेस्टइंडीज के क्रिकेटर क्रिस गेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें गेल डांस करते नजर आए। दिल्ली के मिंटो रोड अंडरपास में हुए जलभराव पर सियासत गर्मा गई। आम आदमी पार्टी ने इसके लिए वहां मौजूद बीजेपी के दफ्तर को जिम्मेदार ठहराया, तो आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। जो बीजेपी हेडक्वार्टर्स है, लास्ट ईयर भी इन्होंने क्या किया था, उसके सामने ट्रेन जा रही है, उसको बंद कर दिया था खुद ही। मुझे लगता है इन्होंने फिर से बंद कर दिया है। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैं ये जानकारी बड़ी मजबूती के साथ आपको शेयर कर रहा हूँ। राजस्थान में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच अब इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला की एंट्री भी हो गई है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में भूपेश बघेल ने सचिन पायलट के मामले को उमर अब्दुल्ला और उनके पिता की रिहाई से जोड़ा था, जिस पर ऐतराज जताते हुए अब्दुल्ला ने बघेल को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। दोनों नेताओं के बीच ट्विटर पर काफी देर तक बहस चली। सचिन पायलट और उमर अब्दुल्ला की बहन सारा पायलट पति पत्नी है। भारी बारिश के बीच शिमला के भट्टाकुफर में पहाड़ खिसकने से दहशत मच गई। वहां की सबसे बड़ी सेब मंडी इस घटना की चपेट में आ गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ, मंडी में कई लोग मौजूद थे और सभी दुकानें खुल चुकी थी, लेकिन तभी पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे मंडी पर गिरता हुआ दिखा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। पहाड़ दरकने से मजदूर, दुकानदार और ग्राहक सभी घबरा गए। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से दूर खड़े हो गए। हालांकि इस घटना में मंडी को काफी नुकसान पहुंचा। दुकानों में रखी सेब की पेटियां मलबे में दबी नजर आईं। शिमला के भट्टाकुफर में हुई इस घटना के बाद दुकानदारों ने सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई। इसके अलावा उन्होंने सेब मंडी को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने की भी मांग की। मेरी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से, यहाँ के एसोसिएशन से ये है कि अस्थायी रूप से कहीं ऐसी मंडी बनाई जाए ताकि ग्रोथ इसमें सफर ना करे। केरल के कोच्चि में अचानक उठी समंदर की लहरों से दूसरे दिन भी बस्ती में पानी घुस गया। लहरें इतनी तेज से आईं कि लोगों को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला। समंदर का पानी बस्ती में इतनी दूर तक पहुंच गया कि उसने कई घरों को भारी नुकसान पहुंचाया और चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में कोरोना के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए फिल्म शोले के अंदाज में जागरूकता अभियान चलाया गया। कोरोना की वजह से राज्य में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू है, लेकिन इसके बाद भी लोग घरों में रहने को तैयार नहीं, जिसे देखते हुए शहर के एक इलाके में कोरोना के बारे में लोगों को समझाने के लिए कुछ कलाकारों ने फिल्म शोले के अंदाज में जागरूकता अभियान चलाया। इनमें एक कलाकार गब्बर सिंह बना दिखा तो एक आदमी सांबा के किरदार में नजर आया। लूटने नहीं, तुमको समझाने आए हैं। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान लोगों से घरों में रहने की अपील की है, लेकिन इसके बाद भी वहां कई लोग दिखाई दिए, जिसे देखकर गब्बर और सांबा बने कलाकारों ने उन्हें समझाने की कोशिश की। लॉकडाउन में एक जगह पर कितना आदमी का घूमने का इजाजत है रे? पाँच से नीचे सरकार, मगर यहाँ पे चारों तरफ आदमी ही आदमी नजर आ रहा है। बाद में गब्बर का किरदार निभा रहे कलाकार ने लोगों से मास्क लगाने, घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। सोशल डिस्टेंस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये याद रखना। कलाकारों ने यह भी दिखाने की कोशिश की कि कोरोना की चपेट में आने पर क्या होता है, और इसे समझाने के लिए एक दूसरा कलाकार वहां दौड़ता हुआ पहुंचा, जिसने सिर पर कोरोना की तरह दिखने वाला हेलमेट लगा रखा था। तभी उसने वहां खड़े एक आदमी को छू लिया, जिसके बाद वो आदमी जोर जोर से खांसने लगा और घुटनों के बल सड़क पर बैठ गया। संयुक्त अरब अमीरात ने इतिहास रचते हुए अपने मंगल मिशन की कामयाब शुरुआत की। होप नाम के इस उपग्रह को जापान के रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में छोड़ा गया, जिसने काउंटडाउन खत्म होते ही उड़ान भरी और उपग्रह को अपने साथ अंतरिक्ष में पहुंचा दिया। वहां से ये उपग्रह को करीब 5 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करके मंगल की कक्षा में पहुंचेगा और फिर उसके बारे में जानकारियां जुटाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक उपग्रह को मंगल तक पहुंचाने में करीब 7 महीने का वक्त लगेगा। यूएई में इस मिशन को काफी अहम वहां माना जा रहा है, क्योंकि अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस, यूरोप और भारत ही अपने मंगल मिशन में कामयाब हुए हैं।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन का निधन हो गया है। सांस लेने में दिक्कत की वजह से कुछ दिनों पहले ही लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। बेटियों और यूपी के मंत्री आशुतोष टंडन ने ट्वीट करके अपने पिता के निधन की जानकारी दी। आशुतोष टंडन ने ट्वीट करके लिखा, बाबूजी अब नहीं रहे। राजीव हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजीव, किस तरीके की समस्याओं के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था? देखिए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन को बीते 11 उनको सांस लेने में तकलीफ और बुखार समस्या के बाद लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था और फिर 13 जून को उनका ऑपरेशन किया गया था। लेकिन मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते आज सुबह 5:35 पर उनका लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल में निधन हो गया है। लालजी टंडन बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी रहे हैं। 15वीं लोकसभा में 2009 से 2014 तक वो सांसद भी रहे हैं और 21 अगस्त 2018 को उन्हें पहले बिहार का राज्यपाल बनाया गया था और फिर 20 जुलाई 2019 को उन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। ऐसे में उनके निधन के बाद एक बड़ी क्षति बीजेपी को हुई है और जो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम शीर्ष नेताओं ने शोक जताया है। और जब लालजी टंडन को वेदांता में भर्ती कराया गया था तो 16 जून को खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। तो ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि उनके निधन के बाद कई देश के वरिष्ठ नेता पहुंच सकते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं। राजीव, जो लक्षण आप बता रहे हैं, खांसी और बुखार, ये आज जिस तरीके का वक्त है, कोरोना के लक्षण भी दिख रहे हैं। क्या कोरोना टेस्ट भी उनका हुआ था? देखिए, यकीनन जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है कि जब अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो पहले कोरोना टेस्ट कराया जाता है, लेकिन उस समय उनका जो कोरोना टेस्ट था वो नेगेटिव आया था। उसके बाद ही वो लगातार, क्योंकि उनकी उम्र जो है वो 85 वर्ष थी, तो ऐसे में जब शुरुआती दौर में तो सांस लेने की तकलीफ और बुखार के बाद एडमिट कराया गया, लेकिन बीच में उनका जब 13 जून को ऑपरेशन करना पड़ा तो उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया और तभी से वो लगातार वेंटिलेटर पर बने हुए थे। इस बीच आज सुबह मेदांता के मुताबिक मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते 5:35 पर राज्यपाल लालजी टंडन की मौत वो हो गई, निधन हो गया। जी। मुंबई में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए देश के सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी ने स्मार्ट हेलमेट के जरिए लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग शुरू की ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच हो सके, क्योंकि तमाम कोशिशों के बाद भी शहर में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही, जिसे देखते हुए बीएमसी ने मिशन जीरो के तहत शहर के कंटेनमेंट जोन में आने वाले इलाकों में स्मार्ट हेलमेट के जरिए लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग शुरू की। मतलब यह कि कम समय में तापमान मापने वाले इस हेलमेट से ज्यादा लोगों की जांच हो सके। दहिसर इलाके में मौजूद झुग्गियों से इसकी शुरुआत की गई, जहां पीपीई किट पहनकर एक आदमी स्मार्ट हेलमेट के जरिए लोगों के शरीर का तापमान जांचता दिखा। पीपीई किट का इस्तेमाल कोरोना से बचाव के लिए किया जाता है। बीएमसी ने जीरो मिशन के जरिए हेलमेट लॉन्च किया है। स्मार्ट हेलमेट है ये और खास तौर पर ये हेलमेट थर्मल स्क्रीनिंग करता है। थर्मल स्क्रीनिंग लोगों के बीच में जाकर होती है। इस स्मार्ट हेलमेट में 2 कैमरे लगे हैं जिनकी मदद से दूर से ही लोगों के शरीर के तापमान की जांच की जाती है और अगर किसी में कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो उन्हें फौरन क्वारंटीन सेंटर भेज दिया जाता है। ये सामने का कैमरा है और एक पीछे भी कैमरा लगा हुआ है। महत्वपूर्ण चीज है कि सामने वाला जो कैमरा होता है ये सीधा आपको थर्मल स्क्रीनिंग करेगा और उसका टेम्परेचर अंदर ही दिखाता है, खासतौर पर स्क्रीन पर। झुग्गियों में रहने वाले लोगों की जांच के दौरान वहां डॉक्टरों की एक टीम भी नजर आई, जिन्होंने बताया कि मुंबई में इस तरह के अभी सिर्फ 2 हेलमेट हैं और इससे एक बार में 13 लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा सकती है। पूरे महाराष्ट्र में 4 हेलमेट है, बॉम्बे में 2 है और 2 पूना में है। ये जो कंटेनमेंट जोन्स है जीरो मिशन के तहत बीएमसी के साथ यूज करे जा रहे हैं। कोरोना से ठीक होने के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने अपना कामकाज संभाल लिया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना से ठीक होने के बाद दफ्तर में अपना कामकाज शुरू कर दिया। सत्येंद्र जैन के पिछले महीने जून में कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनकी जगह डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। मास्क जरूर लगाइएगा। मास्क लगाने से आप 80% आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी। हाथ जरूर धोइएगा अच्छी तरह से, डिस्टेंस बना के रखिएगा। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर से सुरक्षा बल ने काफी हथियार बरामद कर लिए। हाल ही में जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए एक घुसपैठिए को मार गिराया था।
दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में पुलिस ने एक बियर बार पर छापा मारा, जहां से 40 लड़के और लड़कियों को पकड़ लिया गया। इन पर लॉकडाउन का नियम तोड़ने का आरोप है। सलमान खान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो एक खेत में ट्रैक्टर चलाते दिखाई दिए। सलमान इन दिनों कोरोना संकट के बीच पनवेल के अपने फार्म हाउस में समय बिता रहे हैं। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पर ताजा हमले पर जेपी नड्डा ने पलटवार किया। बीजेपी अध्यक्ष ने ट्वीट कर राहुल पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने अपने ताजा वीडियो में दावा किया था कि चीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दबाव में हैं। The worry I have so far is that the Prime Minister has succumbed. ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में राष्ट्रपति के समर्थन में एक बार फिर उनके समर्थक जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और उन पर कोरोना से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाने वाले और उनका इस्तीफा मांगने वाले लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया। राष्ट्रपति के समर्थक उनके घर, ऑफिस और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा हो गए और उनके समर्थन और विरोधियों के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कई लोग हाथों में अपने देश का झंडा पकड़े सड़क पर मार्च करते भी दिखाई दिए। एक आदमी तो सुपर हीरो बैटमैन की ड्रेस पहनकर प्रदर्शन में शामिल हुआ। लेकिन हैरान करने वाली बात यह कि कोरोना से जूझ रहे राष्ट्रपति अपने समर्थकों के करीब उनका शुक्रिया अदा करने पहुंच गए और मास्क हटाकर उनसे बातचीत भी करते दिखे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के अंकाला में लॉकडाउन तोड़कर सड़क पर तेज आवाज में गाना बजाकर नाचना 3 मंचलों को भारी पड़ गया। गलती मानने के बजाय बहस करने पर पुलिस ने एक लड़के की जमकर धुनाई कर दी। हालांकि पुलिस के आने से पहले ये तीनों अपनी गाड़ी के स्पीकर पर तेज आवाज में गाने बजाकर सड़क पर नाचने में मशगूल थे। तभी दूसरी तरफ से अचानक पुलिस की गाड़ी पहुंचती दिखी। पुलिस की गाड़ी को देखते ही इन मंचलों को सांप सूंघ गया और 2 लड़के कार के अंदर घुस गए, जबकि एक लड़का अपनी बाइक की तरफ भागा। जब तक पुलिस इनके इरादे समझ पाती, एक लड़का बाइक से पुलिस वालों के सामने से निकल भागा। इस बीच एक मंचला कार के भीतर छुपा रहा, जबकि दूसरे को गाड़ी से उतारकर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। इस बीच एक और पुलिस वाला गाड़ी में छुपे लड़के को बाहर निकालने की कोशिश करता नजर आया। हालांकि पकड़े जाने पर एक लड़के ने बहस शुरू कर दी और जैसे ही पुलिस वालों का ध्यान गाड़ी में बैठे लड़के से हटा, मौका मिलते ही दूसरा मंचला पुलिस की नाक के नीचे से फुर्र हो गया। कोल्हापुर पुलिस का पारा चढ़ाने के लिए मानो इतना काफी था। इसके बाद तो पुलिस के चंगुल में जो बच गया, सारा गुस्सा उसी पर निकलने लगा। बताया गया कि पकड़े गए लड़के से पुलिस ने बाकी 2 मंचलों का पता ठिकाना पूछकर तलाश शुरू कर दी। असल में कोल्हापुर में कोरोना के 2100 से ज्यादा मरीज सामने आते ही सरकार ने 7 दिनों के लिए फिर से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। हालात की गंभीरता को समझकर लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर लॉकडाउन की अनदेखी की शिकायत मिलने पर पुलिस सख्ती को मजबूर हो गई। इटली में स्ट्रोम्बोली नाम के एक टापू पर ज्वालामुखी फटने से हड़कंप मच गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें पहाड़ की चोटी से धूल और धुएं का गुब्बार निकलता दिखाई दिया। ज्वालामुखी में एक के बाद एक कई विस्फोटक भी हुए। ऐसा लगा जैसे वहां जबरदस्त आतिशबाजी हो रही हो। जिस जगह पर ज्वालामुखी फटा वहां से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर घनी आबादी वाला इलाका है। खतरे को देखते हुए राहत बचाव दल के लोग वहां पहुंच गए। कोरोना के खतरे के बीच पेरिस में फ्लोटिंग सिनेमा का इंतजाम किया गया। फ्रांस में हालात सुधरने के बाद कई पाबंदियां हट चुकी हैं, लेकिन सिनेमाघर अब भी बंद हैं। ऐसे में लोगों को फिल्में दिखाने के लिए खास इंतजाम किए गए। पेरिस में बहने वाली सेन नदी के किनारे एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई और दर्शकों को नदी में तैर रही नावों में बैठाया गया। सिनेमा देखने के लिए बड़ी तादाद में दर्शक वहां पहुंचे, जो अपनी अपनी नावों पर सवार हुए। It's a really unique opportunity. I've never seen anything like this in Paris. जिनको नाव नहीं मिली वो नदी के किनारे रखी आराम कुर्सियों पर बैठे नजर आए। इन लोगों को हेडफोन दिए गए थे ताकि शोर शराबे से उनको दिक्कत न हो। हालांकि लोग एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाए रखें, इसका भी ध्यान रखा गया। यही नहीं, पानी में तैर रही नावें भी एक दूसरे से कुछ दूरी पर खड़ी नजर आईं। इसके अलावा वहां लोगों के खाने पीने का इंतजाम भी किया गया। बंगाल के राज्यपाल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक चली इस मुलाकात में राज्य की कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने गृह मंत्री को बताया कि राज्य में कानून व्यवस्था की हालत ठीक नहीं है। दिल्ली के बिंदापुर इलाके में एक कारोबारी से 2 करोड़ रुपए अवैध वसूली मांगने का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया कि एक टीवी शो देखकर आरोपियों ने ये साजिश रची थी। कानपुर एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई।
रिपोर्ट में बताया गया कि विकास को 3 गोलियां लगी थी। साथ ही विकास दुबे के शरीर में 10 जख्म मिले। 10 जुलाई को हुए इस एनकाउंटर में पुलिस ने दावा किया था कि पुलिस ने अपनी रक्षा में ये गोलियां चलाई थी। लियोनेल मेसी ने ला लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल कर गोल्डन बूट का पुरस्कार जीत लिया। मेसी ने लीग में कुल 25 गोल किए, जिसके साथ ही उन्होंने रिकॉर्ड 7वीं बार ये गोल्डन बूट पुरस्कार अपने नाम किया। चोट की वजह से वो इस लीग के शुरुआती मैचों में नहीं खेल पाए थे। उत्तर प्रदेश के देवरिया के जिला अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एक महिला अपने बुजुर्ग पिता को स्ट्रेचर पर रखकर खींचती दिखाई दी। वीडियो में महिला का 4 साल का बेटा स्ट्रेचर को पीछे से धक्का देता नजर आया। आरोप है कि अस्पताल में स्ट्रेचर पर मरीज को ले जाने के लिए वहां काम करने वाले कर्मचारियों ने 30 रुपए की रिश्वत मांगी। जब पैसे नहीं दिए गए तो कर्मचारियों ने मरीज को स्ट्रेचर पर ले जाने से मना कर दिया, जिसके बाद महिला और उसका बेटा स्ट्रेचर खींचने के लिए मजबूर हो गए। इस मामले का पता चलते ही प्रशासन ने कार्रवाई करने की बात भी कही। पहले तो उन्होंने मरीज का हालचाल पूछा और फिर कार्रवाई करते हुए रिश्वत मांगने वाले आरोपी कर्मचारी को निकाल दिया। कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और जो कोविड संबंधित चीज़ें हैं, मास्क और अन्य चीज़ें इनको उपलब्ध करा दी गई हैं। इसमें प्रथम दृष्टया जो वार्ड बॉय है वो दोषी पाए गए हैं और सीएम साहब के द्वारा उनको तत्काल हटा दिया गया है। बिहार में बाढ़ की मार झेल रहे जिलों की गिनती तेजी से बढ़ती जा रही है। नवादा जिले में महज एक दिन पहले बनाया गया एक पुल भी बाढ़ की वजह से बह गया, जिसे गांव के लोगों ने खुद चंदा इकट्ठा करके बनवाया था। लेकिन रात में ही पानी इतनी तेजी से दाखिल हुआ कि एक दिन पहले बनाया गया पुल पानी के साथ बह गया, जिसके बाद लोग कई फीट तक के पानी से गुजरने को मजबूर हैं। बिहार का मधेपुरा जिला भी कोसी नदी का गुस्सा झेल रहा है। न्यूज़ 18 की टीम मधेपुरा के एक ऐसे स्कूल में पहुंची जहां सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। स्कूल की इमारत ऊंची है, इसलिए लोग जान बचाने के लिए स्कूल में जमा हो गए। घर में रखा जरूरी सामान भी साथ ले आए, लेकिन सरकारी मदद के नाम पर इन्हें अब तक कोई सहारा नहीं मिला। खाने वगैरह का कुछ मिला है आप लोगों को? कुछ भी नहीं मिला, अभी कुछ भी नहीं। बड़ी डॉर पानी है, अभी हमने गैस सिलेंडर कुछ भी नहीं। मधेपुरा के कई गाँव पानी में डूबे हुए दिख रहे हैं। लोग जान बचाने के लिए घर छोड़ने पर मजबूर हैं। नावों पर सवार होकर लोग ऊंची जगहों की तलाश में घूमते दिख जाते हैं। त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव के विवादास्पद बयान पर कांग्रेस ने ऐतराज जताते हुए उनसे इस्तीफा मांगा। कांग्रेस ने विप्लव देव पर सिख और जाट समाज को अपमानित करने का आरोप लगाया। विप्लव कुमार देव ने एक कार्यक्रम में देश के अलग अलग समुदायों और राज्यों के लोगों से जुड़ी बातें समझाते हुए ये बयान दिया था। उसमें उन्होंने सिख, जाट और बंगाली लोगों का जिक्र किया था। हरियाणा में जहां प्रचुर আছে तो हरियाणा জাটাদের বিষয় বলে জাটাদের উপর দিমাগ কম থাকে কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট বাংলা যদি জাটের সঙ্গে না तो घर से बंधु निकल के जाता है। बंगाल वो बांगाली बोले এদের সঙ্গে বুদ্ধিতে पंगा ना कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया और लिखा कि भाजपा के मुख्यमंत्री त्रिपुरा विप्लव देव ने पंजाब के सिख भाइयों और हरियाणा के जाट समाज को अपमानित कर उनका दिमाग कम बताया। ये भाजपा की ओछी मानसिकता है। खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला चुप क्यों हैं? मोदी जी और नड्डा जी कहाँ हैं? माफी मांगे, कार्रवाई करें। असम में बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्य के 26 जिले ऐसे हैं जहां बाढ़ की वजह से अब तक लाखों लोग प्रभावित हो चुके हैं। ऊपर से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि सैलाब की मार से जूझ रहे असम के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो असम में बाढ़ काफी भयानक रूप ले सकती है, क्योंकि राज्य के कई जिले पहले ही बाढ़ की मार झेल रहे हैं। इनमें मोरीगांव जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां बाढ़ की वजह से सैकड़ों गांवों का संपर्क टूट गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक परिवार नाव पर रहने के लिए मजबूर दिखा। आदमी कैसे रहेगा? आदमी तो बहुत आदमी नौका पर रहा है, घर बार भी डूब गया। मोरी गांव की तरह असम के कामरूप जिले में भी बाढ़ से कई गांवों में गर्दन तक पानी भर गया। कई मकान तो छत तक डूबे नजर आए। बारपेटा जिले से सामने आए एक वीडियो में एक लड़के को बाढ़ के बीच फंसे हुए देखा गया। असम के करीब 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अभी तक असम के बाढ़ की स्थिति नाजुक है। असम में बाढ़ से बिगड़े हालात इसलिए भी डरा रहे हैं क्योंकि मौसम विभाग ने वहां भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अनुमान है कि अगले 72 घंटे असम के बाढ़ प्रभावित जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जिससे उफान पर बह रही नदियों का सितम काफी बढ़ सकता है, क्योंकि राज्य की ज्यादातर नदियां पहले से खतरे के निशान से ऊपर बह रही।
ऐसे में भारी बारिश, बाढ़ से जूझते असम के लोगों की मुसीबतें बढ़ा सकती है। असम के 26 जिले अब तक बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जहां 55 लाख लोगों के प्रभावित होने का अनुमान है और 100 से ज्यादा लोग बाढ़ की वजह से दम तोड़ चुके हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस पर असम को हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा दिया है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आश्वासन हमें दिया है, उसी हिसाब से हम भी लगे हुए हैं और हम इस परिस्थिति को मुकाबला कर पाएंगे। कोलकाता में बीजेपी महिला मोर्चा ने नाबालिग लड़की की मौत पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि 2 दिन पहले उत्तर दिनाजपुर में उस लड़की की हत्या कर दी गई थी। यही वजह रही कि बीजेपी महिला मोर्चा ने राज्य के कई शहरों में प्रदर्शन किया। कोलकाता से आई तस्वीरों में दिखा कि हाथों में बैनर और पोस्टर लिए बीजेपी से जुड़ी कई महिलाएं वहां की एक सड़क पर रैली करने निकली, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रास्ते में ही रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों की पुलिस से बहस हो गई। हालांकि थोड़ी देर में मामला शांत हो गया। महाराष्ट्र के नासिक से केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के लिए मशीन लेकर चला एक ट्रक 1 साल बाद अपनी मंजिल पर पहुंचा। नासिक से तिरुवनंतपुरम के जिस 1750 किलोमीटर के सफर को तय करने में अमूमन ट्रकों को 5 से 7 दिन लगते हैं, वहीं पिछले साल जुलाई में भारी भरकम मशीन लेकर चले ट्रक को 365 से भी ज्यादा दिन लग गए। क्योंकि स्पेस रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल होने वाली 70 टन वजन की मशीन को सुरक्षित पहुंचाने का काम बच्चों का खेल नहीं था। मशीन को खींचते हुए ट्रक कछुए की चाल से आगे बढ़ा और आखिरकार 1 साल बाद विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पहुंचा। लेकिन इससे पहले ट्रक के रास्ते में कई रोड़े आए। कभी सड़क किनारे खंबा बीच में आया तो कभी बिजली की तारों ने रास्ता रोक डाला। रास्ता साफ करने के लिए ट्रक के साथ डंडे लेकर चल रहे लोग तारें ऊपर उठाते नजर आए, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी तो क्रेन बुलाई गई। एक आदमी क्रेन पर चढ़कर तारों तक पहुंचा और उन्हें ऊपर उठाने लगा। काफी देर की जद्दोजहद के बाद तारें ऊपर उठ पाईं और तब जाकर ट्रक आगे बढ़ा। इतनी बड़ी मशीन को लेकर जब ट्रक चला तो सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह घिर गया। फिर न ट्रक के आगे कोई गाड़ी दिखी और न पीछे। एक पूरी टीम ट्रक के साथ साथ चलती दिखी। साथ में पुलिस वाले भी निगरानी करते नजर आए। और इतनी चुनौतियों के बाद महाराष्ट्र से चला ये ट्रक केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पहुंचा। बताया गया कि इस ट्रक में एरोस्पेस हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव नाम की मशीन थी, जो स्पेस मिशन के प्रोजेक्टों में काफी मददगार साबित होती है। लेकिन 70 टन वजन और करीब 25 फीट की ऊंचाई वाली इस मशीन को महाराष्ट्र से केरल लाना टेढ़ी खीर था। इसलिए 74 पहियों वाले ट्रक का सहारा लिया गया, जिसमें 10 पहियों ने मशीन का भार खींचा और बाकी के 64 पहियों ने संतुलन बनाए रखने के लिए मशीन का वजन बराबर बांटा। इतनी विशाल मशीन को लेकर ट्रक को सड़क पर ज्यादा देर तक नहीं चलाया जा सकता था, इसलिए ट्रक रोजाना महज 5 किलोमीटर का सफर ही तय करता था और कोई हादसा न हो इसलिए 32 लोगों की एक टीम हर वक्त इस ट्रक के साथ चलती थी।